आवाज आ रही है? चलें जनाब, जरा अटेंडेंस सुन लीजिएगा अपनी। साद सलमान, प्रेजेंट। बिलाल मंजूर, सैयद गुलाम अली शाह, प्रेजेंट। अब्दुल्ला रमजान, प्रेजेंट। हमजा अशरफ, प्रेजेंट। जमर अशरफ, जमर अशरफ, प्रेजेंट सर। दानियाल अहमद, प्रेजेंट सर। उसामा जफर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन शाहिद, प्रेजेंट। मशहूद ताहिर, प्रेजेंट सर। सुहेल मोहम्मद नासिर, मोहम्मद एहसन साबिर, मोहम्मद एहसन साबिर, यस सर। प्रेजेंट। तलहा मुगल, यस सर। हमजा अली शबीर, प्रेजेंट सर। फ़हीम खान, जी सर। साविर हुसैन, प्रेजेंट सर। अहमद हुनैन, प्रेजेंट सर। आमिर अफजल, प्रेजेंट सर। मोहसिन इकबाल, प्रेजेंट सर। आयशा नसीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इब्राहिम, ज़हीम हैदर कादरी, प्रेजेंट सर। अयान शहरियार, अयान शहरियार, आयशा मजीद, प्रेजेंट सर। रोहान बशीर, प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। मोहम्मद हुनैन, मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, सुन रहे हैं। मोहम्मद मूसा, सुन रहे हैं। हाफिज मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट सर। हसाम अली, हसाम अली, सुन रहे हैं। अरसलान अतीक, प्रेजेंट सर। सादत अली नकवी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कासिम नूर, मोहम्मद कासिम नूर, इस्माइल आतिफ, इस्माइल आतिफ एब्सेंट है जी। रिमशा अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आरिश आसिफ, प्रेजेंट सर। जुनेदुल्ला खान, प्रेजेंट सर। उसामा अतीक, उसामा अतीक, कासिम फारूक, सर। शेख मोहम्मद इब्राहिम, शेख मोहम्मद इब्राहिम, हादिया सदीकी, प्रेजेंट सर। उस्मान हारून, उस्मान हारून, अब्दुल्ला बिन सज्जाद, प्रेजेंट सर। निमरा शहजादी,
Present, sir. Zain Ali. Yes, sir. So the absentees are Bilal Manzoor, Suhail Mohammad Nasir, Mohammad Ibrahim, Ayan Sir, present. Shehryar. कौन? सर मोहम्मद इब्राहिम. जी. Then Ayan Shehryar absent है. Then Abdul Rahman absent है. Mohammad Musa, Hassam Ali, Mohammad Qasim Noor, Ismail Atif, Sama Atik, शेख मोहम्मद इब्राहिम और उस्मान हारून. शेख मोहम्मद इब्राहिम प्रेजेंट. ठीक हो गया जनाब. कि जनाब किसी का लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन? नहीं सर. नहीं है. चलें, गुड हो गया. तो लास्ट टाइम जो है ना वो हमने चीज़ें स्टार्ट की थी जिसपे हमने सबसे पहले तो हमने डिफाइन किया था एल्गोरिदम्स की फॉर्म में कि व्हाट इफ़ अगर हम इंग्लिश टेक्सचुअल फॉर्म में अगर कि इंग्लिश की लेटर्स के अंदर किसी को बताना चाहें कि जो स्टेप्स हम लिख रहे हैं उनके ज़रिए आप कोई काम जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको हमने नाम दिया था एल्गोरिदम का. फिर हमने कहा था कि ठीक है ये तो आपने टेक्सचुअल फॉर्म में बता दिया, व्हाट अबाउट अगर आप किसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उस चीज़ को हमने नाम दे दिया था फ्लो चार्ट का. और हमने कहा था कि आप किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चीज़ को जो है वो फ्लो चार्ट कहते हैं. उसके ऊपर हमने क्लास में 2 फ्लो चार्ट्स के ऊपर काम किया था. एक फ्लो चार्ट हमने बनाया था जिसमें हमने सैलरी पर डे कैलकुलेट की थी और उसकी कैलकुलेशन के बाद हमने जो है वो कंडीशन लगाई थी कि अगर ये सैलरी इससे बड़ी हो जाती है तो आप एक एक्स कैटेगरी में लाए करते हैं और अगर सैलरी इससे स्मॉल है तो आप एक वाई कैटेगरी में लाए करते हैं. तो यहाँ तक तो चीज़ें बड़ी सिंपल थी. चीज़ें क्लियर हो गई हमें कि हमने फ्लो चार्ट्स के ज़रिए जो है वो चीज़ें डिफाइन करनी है. व्हाट अबाउट हमने कहा कि ठीक है फ्लो चार्ट हमने बना दिया. अब एक प्रोग्रामर है तो अगर उसने कोड करके देखना है किसी चीज़ को तो वो किस तरह प्रोग्राम बना के देख सकता है. तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन करें कि व्हाट इज़ प्रोग्राम तो आपके जहन से में क्या आता है कि प्रोग्राम क्या होगा? सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. देखिए मैंने कहा था आप लोग हैंड रेज किया करें. सबसे पहले मोहम्मद कासिम ने हैंड रेज किया. जी कासिम, क्या आंसर है आपका? सर आंसर तो नहीं करनी भी, अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा. मैं जी भी जी क्लास अटेंडेंस ज्वाइन हम की. आखिरी जी अटेंडेंस हम आखिरी 5 मिनट में करते हैं तो उसमें आप याद करवाइएगा, आपकी मार्क हो जाएगी. जी सर. जी जिन्होंने आंसर करना है कि एक प्रोग्राम क्या चीज़ है वो हैंड रेज करें. जी रोहान. सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर किसी फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम को उस इंस्ट्रक्शन और उस कोड में कन्वर्ट करना. अच्छा ठीक है. जी आयशा. सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं जिसे हम फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर ठीक है. देन द नेक्स्ट पर्सन है जी मोहसिन. Sir, set of instruction to perform a task in ठीक a है. well-defined step. अच्छा ठीक है, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं. ठीक हो गया. जी मुगल तलहा. सर इंस्ट्रक्शन होती है कोडिंग की शक्ल में जो कि हम कंप्यूटर में देते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट करता है. ठीक हो गया. अच्छा जी. अच्छा, अगर आप लोग कह रहे हैं कि जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वुड बी दैट इंस्ट्रक्शन रिटन इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, और वो हम किस तरह या इंग्लिश में लिख के यूज़र को डिफाइन कर रहे होते हैं?
जी तलहा आपका हैंड स्टिल रेज है। तो अगर मैं एक प्रोग्राम की डेफिनेशन करूं तो yes you can say a set of instructions that execute in a specific way, for example well defined behavior, जैसे मोहसिन ने हमें बताया। तो यस आप एक प्रोग्राम आपका क्या होता है कि आपका प्रोग्राम होता है जो एक खास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो हमें उसको किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर जो है वो प्रोग्राम को बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं आपको जो है वो इंग्लिश उर्दू के कम्बिनेशन से पढ़ा रहा हूँ, तो दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो हमारा मीडियम है वो इंग्लिश और उर्दू मिक्स चल रहा होता है, बाय लैंग्वेज मीडियम चल रहा होता है। तो अब जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गई जो मैंने अपने कंप्यूटर को बतानी है, तो उसके लिए भी मेरे पास कोई ना कोई मैकेनिज्म अवेलेबल होना चाहिए। तो उस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होंगे, दैट लैंग्वेज इज योर C++ लैंग्वेज। देयर आर मैनी अदर लैंग्वेजेस एज वेल, जैसे कि अगर आप देखें तो C++ जो है वो C का ही सुपर सेट है। इसी तरह आप लोगों के पास जावा भी अवेलेबल है, पाइथन भी अवेलेबल है, C# भी अवेलेबल है। देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस और उनके डिफरेंट पर्पस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल है। बट हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे हम बेसिक C++ और उसके सिंटैक्स की तरफ जो है ना वो फोकस रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि चलें जनाब, जब हम इंग्लिश के वेल डिफाइंड स्टेप्स बता रहे थे, एल्गोरिदम लिख रहे थे, तो हमारे पास एक मीडियम मौजूद था, हम पेपर पेंसिल पे या एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना वो लिख सकते थे। जब हम फ्लो चार्ट्स की तरफ आए तो हमने कहा कि देयर आर मैनी टूल्स अवेलेबल, जो कि फोटोशॉप विजुअल स्टूडियो, जैसे कि विजुअल स्टूडियो था जिस पे हम जो है ना वो फ्लो चार्ट बना के उसको वेल डिफाइंड बिहेवियर के ज़रिए शो कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैनी अदर ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, तो जिस पे कि आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरह देयर मस्ट बी अ टूल होना चाहिए हमारे लिए अवेलेबल, जिसके ऊपर हम जो है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिख सकें और फिर एग्जीक्यूट करके भी देख सकें। तो जो हम इस सेमेस्टर के अंदर टूल यूज़ करेंगे, दैट टूल इज़ विजुअल स्टूडियो। अब आप उसका 2010 से लेकर 2020 तक या 19 तक जो भी वर्जन यूज़ करना चाहें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, ना आपके लैब इंस्ट्रक्टर्स को इतराज़ होगा। तो मेक श्योर आपके सारे जो प्रोग्राम्स हम लिखेंगे वो विजुअल स्टूडियो के अंदर चलने चाहिए। अब आप इससे बच्चे जी सर अटेंडेंस के वक्त में इसमें मीटिंग में नहीं था, तो आप मार्क कर देंगे? जी बेटा, उसके लिए मैंने आप सबको बताया तो हुआ है कि आखिरी 5 मिनट में हम दोबारा अटेंडेंस कॉल करते हैं, तो अगर आप मौजूद होते हैं तो हम आपके अटेंडेंस लगा देते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। जी मुगल तलहा। जी तलहा आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर विजुअल स्टूडियो डेव में क्या फर्क है ये बता दें बस। अच्छा, जो बाकी कंपाइलर है ना आपके, जैसे कि डेव C++ है या आपका कोड ब्लॉक्स है, ये दोनों कंपाइलर बहुत से ऐसे C++ के स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। वो स्टैंडर्ड्स कैसे वेरी कर रहे होते हैं, वो जब हम अपने फर्दर कॉन्सेप्ट्स में आगे मूव करते हुए अरेज पे जाएंगे तो तब हम एक C++ लैंग्वेज का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बना दिया गया हुआ है। बट जब हम उसको कंपाइलर में इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि कोड ब्लॉक्स और डेव C++ ना उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करता, जिसकी वजह से ये दो कंपाइलर जो हैं वो रिकमेंड नहीं किए जाते। आप जो ऑनलाइन कंपाइलर, लेट से ऑनलाइन GDB एक कंपाइलर अवेलेबल है जिसको आप लोग यूज़ कर लेते हैं अक्सर जब आपका विजुअल स्टूडियो नहीं चलता, तो उन कंपाइलर्स को मैनुअल कमांड्स देकर अच्छा बनाना पड़ता है कि वो स्टैंडर्ड्स भी इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज सिंपली उनमें भी स्टैंडर्ड्स जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए होते, जिसकी वजह से उन कंपाइलर्स को जो है ना वो मना किया जाता है कि आप ये कंपाइलर ना यूज़ करें। बट यस, हम
अरेज से पहले जितना भी काम करेंगे वो किसी भी कंपाइलर में किया जा सकता है, क्योंकि तब तक जो इतने स्टैंडर्ड्स खास है ना वो एप्लीकेबल नहीं होते। बट व्हेन वी मूव टूवर्ड्स अरेज, तो अब होगा क्या कि अब आप नए कंपाइलर पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कंपाइलर तो स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए बेहतर है फ्रॉम द डे वन हम जो है ना हम विजुअल स्टूडियो के ऊपर काम करें और उसी को ही लेकर चलें। जी रोहाना, आपका हैंड रेज है। सर जो विजुअल स्टूडियो कोड है उस पे भी ये इश्यूज आते हैं? जी जी बिल्कुल। विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना, अभी हमने डिस्कस करना है एक चीज़ कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन आईडीई, अ टेक्स्ट एडिटर एंड अ कंपाइलर। तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो विजुअल स्टूडियो है ना वो टेक्स्ट एडिटर है। विजुअल स्टूडियो कोड की जो आप बात कर रहे हैं वो एक बड़ा लाइट वेट सा टेक्स्ट एडिटर है, और उसमें आपको कोई भी काम चलाने के लिए ना एक एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना वो भी रिकमेंड नहीं किया जाता। यस, आप विजुअल स्टूडियो कोड्स की डिफरेंट कमांड्स याद कर लें। फॉर एग्जांपल उसकी C++ के अंदर उस कोड को फुली इक्विप्ड तरीके से चलाने के लिए 16 कमांड्स हैं। अगर आपको वो याद हो जाती हैं 16 कमांड हैं, यू थिंक कि आप इतने अच्छे तरीके से उसको याद कर सकते हैं, तो यस यू कैन गो विद इट। बट अगेन, अगर आप कोई स्टैंडर्ड मिस कर जाते हैं इम्प्लीमेंट करने के दौरान, और जब वो विजुअल स्टूडियो पे चेक किया जाए और वो नहीं चलेगा, तो वहाँ पे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल आएगी। जी सर। तो इसलिए बेहतर है कि फ्रॉम द डे वन ही हम एक कंपाइलर पे रहें, एक स्ट्रीम पे रहें, ताकि हमें उसे बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक हो ओके गया सर। जी। अगेन विजुअल स्टूडियो 2010 से लेकर ऑनवर्ड आप कोई भी कंपाइलर कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने जो है वो फ्लो चार्ट्स के साथ साथ उन्हीं फ्लो चार्ट्स को प्रोग्राम करके भी तो देखना होगा ना कि आया जो फ्लो आपने डिफाइन किया है वो करेक्टली काम भी करे कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने वो निकाली थी, सैलरी निकाली थी, तो हमने वो फ्लो चार्ट पेपर पे तो ड्राई रन करके बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लिया था कि वो कोई गलती नहीं कर रहा था। बट क्या जब हम उसको किसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करें, किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करें, तो आया वो ठीक काम करता है कि नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई टूल अवेलेबल होना चाहिए। तो जो आपके आईटीसी के कोर्स में हम टूल यूज़ करेंगे, दैट टूल इज विजुअल स्टूडियो। लेट मी सर लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज में या दूसरे बच्चे जो हैं सर वो तो डेव पे उनको करवाया जाता है। जी उसामा, जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मैं हेडफोन्स लगा रहा था शोर की वजह से। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं या दूसरे स्टूडेंट उनको तो सर डेव पे काम कराया जाता है, तो उनको यार फिर क्यों उस पे करवाते हैं मैं बताता हूँ यार, डेव पे ना आपके स्टैंडर्ड, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने आपको C++ पढ़ानी है विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो यस आप डेव और कोड ब्लॉक्स पे ना काम कर सकते हैं। बट जब हम कहते हैं कि नहीं, हमने अपने बच्चों को साथ साथ चीज़ों के, क्योंकि लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वो भी साथ साथ सिखाने हैं, तो फिर जाके जो डेव और कोड ब्लॉक्स है ना वो उन स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर देते हैं। उसके नुकसान एक्चुअली क्या होता है, उसका नुकसान ये है कि जितने भी ऑथर्स जब उस स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं, तो वो जो एग्जांपल्स इवन बुक में भी कोड करते हैं ना, वो स्ट्रेट अवे एग्जांपल्स उन कंपाइलर्स के ऊपर फेल हो जाती हैं। जब हम आफ्टर द आई थिंक मिड अरेज के ऊपर जाएंगे ना, तब मैं आपको वाजिया दोनों कंपाइलर्स के ऊपर एक कोड लिख के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये वाला स्टैंडर्ड हमने वायलेट किया है। तो देखें, विजुअल स्टूडियो ने हमें आगे नहीं जाने दिया, बट डेव या कोड ब्लॉक्स ने जो है वो हमारा काम उसके बगैर भी कर दिया। क्योंकि डेव और कोड ब्लॉक्स जो है ना वो एक तरह के सी लैंग्वेज के बेस्ट कंपाइलर हैं। ठीक है, तो C++ इज़ अ सुपर सेट ऑफ C, क्योंकि वो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो C से इनहेरिट करती है। तो जब हम उसमें काम करते हैं तो डेव और कोड ब्लॉक्स जो है ना वो उसी पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए चीज़ें कर रहे होते हैं, जबकि विजुअल स्टूडियो जो है वो मुकम्मल अपडेट सारे स्टैंडर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करता है, जिसकी वजह से ही इज़ द या विजुअल स्टूडियो इज़ द वन ऑफ द फेमस कंपाइलर। तो यही वजह कि हम जो है ना वो
फोकस करेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो के अंदर ही काम कर लें। अच्छा, अब सबसे पहले ना जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो ये है कि एक टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, एक आईडीई क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये फ़र्क हमें बड़ा वाज़ेह क्लियर करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि क्या चीज़ हो रही है हमारे साथ। अच्छा, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट एडिटर कि जी हमें आईडीई की ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि टेक्स्ट एडिटर तो हमारे पास अवेलेबल है और हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो आपके पास टेक्स्ट एडिटर होता है ना, वो टेक्स्ट एडिटर इज़ जस्ट लाइक अ टाइपिंग सिस्टम होता है आपके पास। आप उसमें चीज़ें जो हैं वो सिर्फ लिखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस को लिखने के बाद चला के देखना चाहता हूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ठीक भी थे कि नहीं। तो जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें किसी किस्म की कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती कि हम उसको एग्जीक्यूट करके देख सकें उस फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। हम मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, हम मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और नई इंस्ट्रक्शंस लिख के देख सकते हैं। लेकिन उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कोई ना कोई उस इंस्ट्रक्शन या उस लैंग्वेज का जो है ना वो कंपाइलर चाहिए होता है। अब इधर से एक क्वेश्चन रेज हो जाता है, जी ये कंपाइलर क्या चीज़ है। तो याद होगा हमने पहली क्लास में एक एग्जांपल सेट की थी कि लेट से कि कमर जावेद बाजवा साहब ने चाइना के सदर से डिस्कशन करनी है, बट कमर साहब को जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती। तो व्हाट दे इन्वॉल्व वन ट्रांसलेटर। ठीक है जी, और चाइना के सदर को उर्दू नहीं आती, तो वो उन्होंने अपना एक ट्रांसलेटर जो है वो बीच में इन्वॉल्व किया। तो अब क्या होता है कि कमर जावेद बाजवा साहब पूरी बात अपनी बताते हैं ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करता है चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर और चाइना के सदर को जो है वो बता देता है। फिर चाइना के सदर जो है वो अपनी सारी बात बताते हैं उस ट्रांसलेटर को और वो कन्वर्ट कर देता है उसको हमारे लिए उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश में, वट एवर द थिंग इज़। तो इसी तरह हम जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, होप सो अब मेरे बैकग्राउंड से शोर नहीं आएगा। अच्छा, तो इसी तरह अब हमने लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कुछ लेट से इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस तो जो हैं वो पेस्ट कर दी हैं। अब जब उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो कोई ऐसा मीडियम बीच में होना चाहिए जो कि उसको मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। तो डैट मीडियम इज़ कॉल्ड योर कंपाइलर। तो जो कंपाइलर हम यूज़ कर रहे होंगे इसके अंदर इंटीग्रेटेड होगा विजुअल स्टूडियो के अंदर, डैट इज़ योर G++ कंपाइलर। ठीक है जी, वो कंपाइलर आपका पहले से विजुअल स्टूडियो के अंदर इंटीग्रेट होता है, बस आपने जस्ट उसको क्लिक करना है एंड योर कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो वो कंपाइलर हमारे लिए क्या काम करता है, कंपाइलर हमारे लिए ये काम करेगा कि हमारा लिखा हुआ कोड कुछ नंबर ऑफ स्टेप से गुजारने के बाद उसको मशीन के लिए रेडी टू एग्जीक्यूट कर देगा। और जब मशीन उसको एग्जीक्यूट करके कुछ आउटपुट वापस थ्रो करेगी तो वो कंपाइलर उसको हमारे लिए रीडेबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके हमें वो डिस्प्ले करवा देगा। तो अब आते हैं कि आईडी क्या होता है। आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है कि इसमें आपके पास टेक्स्ट एडिटर के अंदर ही ब्रेक हो रही है। इंटरनेट का इशू ना हो आपकी तरफ या मेरी तरफ। मेरे साइड पे तो स्पीड तो बिल्कुल ठीक आ रही है। नहीं सर, आपकी तरफ तो आ रहा है। बिल्कुल सही आ रही है आवाज़। सर ये एक आईडी दोबारा बता दें। जी मैं आईडी स्टार्ट करने ही लगा था तो उन्होंने कहा कि सर आपकी आवाज़ जो है वो कट रही है। अच्छा, आईडी जो हमारे पास होता है ना वो बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। इससे ये मुराद होता है कि आपके एडिटर के अंदर ही कंपाइलर जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया हुआ है। जैसा कि आपका विजुअल स्टूडियो है या आपके पास नेटबीन्स है या इक्लिप्स है या डेव है या कोड ब्लॉक्स है, तो ये ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर ही कंपाइलर इंस्टॉल कर दिया गया हुआ है। अब
तो फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि सर जी देखें मैंने तो क्लिक किया और कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो सेम फैसिलिटी विजुअल स्टूडियो कोड भी तो देता है कि हम क्लिक करते हैं और वो कोड एग्जीक्यूट कर देता है। तो फिर क्या फ़र्क हुआ विजुअल स्टूडियो कोड में और हमारे इस टूल में? तो जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना, उसमें आपको कोई ना कोई थर्ड पार्टी प्लगइन इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो जब आपने उसको कहीं बाहर थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व करके इंस्टॉल किया है, तो इससे मुराद है कि आपका वो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट नहीं रहा, बल्कि आपने कोई थर्ड पार्टी प्लगइन किया है, उसको चलाने के लिए किसी और यूज़र को भी वही थर्ड पार्टी प्लगइन भी जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जबकि विजुअल स्टूडियो कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद जिस भी सिस्टम पे अवेलेबल है, आपका लिखा हुआ कोड विजुअल स्टूडियो में उसी सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आईडीई में आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पहले से अवेलेबल होता है कि आप लोग जो है वो अपना कोड या कोई भी प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो लेट मी शेयर वन स्मॉल एग्जांपल विद यू गाइस, जिसमें हम क्या करते हैं विजुअल स्टूडियो को तो लेट्स से कि ये मेरे पास एक सादा सा इंटरफेस है। अभी मैं सिर्फ आपको आईडीई की खूबसूरती दिखाऊंगा कि कैसे हम ऑन सिंगल क्लिक जो है वो अपना प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो मैंने सिंगल क्लिक किया तो मेरा एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, और ये एग्जीक्यूट होकर ख़त्म इसलिए हो गया कि मैंने, तो आप देखें कि जब मैंने प्रोग्राम चलाया है तो मैंने जो उसकी फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो अगर देखा जाए तो एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो फ्लोट की थी इंस्ट्रक्शंस। तो कंपाइलर ने मेरे लिए ये काम किया कि उसने इस इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो समझ सके कि हमने क्या काम करना है। उसके बाद उस पर जो भी वो प्रोसेसिंग करना चाहता था, उसने प्रोसेसिंग करने के बाद एक खूबसूरत सी जो आउटपुट है, जो एक ह्यूमन रीडेबल आउटपुट है, उसको जो है वो एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। तो ये जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक है। अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट एडिटर होता, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने ये काम टेक्स्ट एडिटर में ओपन किया है, तो व्हाट शुड बी कैन मैक्सिमम आई कैन डू। तो अगर आप देखें तो टेक्स्ट एडिटर में मैं सिर्फ उस फाइल में से कुछ रिमूव कर सकता हूँ, कुछ उस फाइल में लिख सकता हूँ, अपडेशन कर सकता हूँ, बट मैं उस फाइल को एग्जीक्यूट करके नहीं था देख सकता कि क्या जो मैंने चेंजेस अभी अपडेट किए हैं डैट वुड बी गुड इनफ, वो ठीक चल भी रही हैं या नहीं चल रही। तो डैट इज़ वाई कि हम आईडीई को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम जो है वो टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करें। येस देयर आर सम सर्टेन इशू जहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए अगर आप समझते हैं कि लेट से आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स हैं और आपको सारी चीज़ें ज़ुबानी याद हो गई हैं और हर चीज़ बिल्कुल ठीक चलेगी, यस आप टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखें और उसके बाद कोई ना कोई थर्ड पार्टी कंपाइलर आप इन्वॉल्व करके उस कोड को एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हैं। डेट बी ट्रिकी कि आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, उस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप G++ कंपाइलर खुद से इंस्टॉल करते हैं, उसकी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद उसकी जो एग्जीक्यूशन है ना वो करके देखते हैं, विच इज़ डिफ़िकल्ट। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जी ओके फ़ाइन, हम एक ऐसा आईडीई यूज़ कर लेंगे जिसके ज़रिए हम जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें करके एक ही टाइम पे चला के भी सिस्टम को एग्जीक्यूट करके देख सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जी हम विजुअल स्टूडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आप कहते हैं जी मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2013 है, जैसे कि मेरे पास अभी ये अवेलेबल है, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है आपकी न्यू प्रोजेक्ट की। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटरफेस चेंज भी हो जाए तो ये जो ऊपर ऑप्शंस हैं ये सारे इंटरफेसेस में विजुअल स्टूडियो के कांस्टेंट है। तो आप फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास एक छोटी सी नई विंडो अपडेट हो जाएगी। जब आपके पास ये विंडो ओपन हो तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपके जो लेफ़्ट साइड वाली ऑप्शन है डैट वुड बी सिलेक्ट ऑन विजुअल C++। तो अगर आपकी ये ऑप्शन विजुअल C++ पे है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इंस्टॉल्ड के अंदर टेम्पलेट्स में जाकर विजुअल C++ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद
आपने विंडो 32 कंसोल एप्लीकेशन जो है इसको क्रिएट करना है। लेट्स से नाम रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रखते हैं जी फर्स्ट प्रोग्राम, एंड देन यू हैव टू चेक योर लोकेशन कि ये कहाँ सेव हो रहा है। मेरे पास ये डी ड्राइव में मैंने सेव किया हुआ है, आप इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो आप यहाँ से ब्राउज करके डेस्कटॉप को भी क्लिक करके उसके ऊपर सेव कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो अब ये वाला प्रोग्राम जो है ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। तो जब भी आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मेक श्योर करना है कि आपको पता हो कि आपका प्रोग्राम किस पाथ पर क्रिएट हो रहा है, किस लोकेशन पर क्रिएट हो रहा है। ये ना हो कि आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करके सारा काम करके ख़त्म हो जाए और अब आपको पता ही ना हो कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो इसका नुकसान ही होता है जो पिछले सेमेस्टर्स में देखने के लिए आया है कि बच्चे पैनिक होना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं उनके कोड शायद डिलीट हो गए हैं या क्या हुआ है, उनके कोड मिल क्यों नहीं रहे हैं। तो वो यही वजह है कि बच्चों को एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता कि किस तरह से वो लोकेशन देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की। तो मेक श्योर जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो आपको आइडिया हो कि आपकी लोकेशन क्या है। तो लेट से मैं अगेन विजुअल C++ सेलेक्ट किया, विंडो कंसोल 32 एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, देन प्रोग्राम का नाम दिया जो भी मैं देना चाहता हूँ और जिस लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ वो सेट करने के बाद मैंने ओके कर दिया। देन आपके पास एक नेट कंसोल आ जाएगी जिसमें वो आपको बताएगा कि अब आप जो एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो एक कंसोल बेस एप्लीकेशन और ये विंडोज़ के लिए चलेगा, तो आप इसको कह देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं जिनमें से आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर देना है, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शन सेम रहेंगी क्योंकि जो हम एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं दैट इज़ कंसोल बेस, वो ना तो कोई विंडोज़ फॉर्म है ना कोई डायनामिक लाइब्रेरी है, बस एक खाली एम्प्टी प्रोजेक्ट है। तो इसको हम जो है वो फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो आपका प्रोजेक्ट तो जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करके सारा काम किया, आप भूल गए कि पता नहीं यार मेरा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ कि मैंने जो फाइलें बनाई हैं वो किधर पड़ी हुई हैं। तो आप अपने इस प्रोग्राम के नाम पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, ये जहाँ पे भी पड़ा होगा। तो दीज आर द टू वेज, एक तो आपको शुरू पे लोकेशन पता होनी चाहिए कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता कि आपकी लोकेशन क्या है और अब आप चेक करना चाहते हैं तो यू कैन राइट क्लिक ऑन योर प्रोग्राम नेम, गो टू द ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन विच इज़ द सेकंड लास्ट ऑप्शन। तो इसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल कहाँ बनी हुई है। अब चूंकि मेरे पास कोई एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसके ज़रिए मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कोड लिख सकूं या कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख सकूं, तो इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जो C++ की इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हमें फाइल रिक्वायर्ड होती है डेट इज़ कॉल्ड योर CPP फाइल, C++ फाइल। तो आप सोर्स फाइल पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम में जाते हैं। तो न्यू आइटम में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, एक C++ फाइल और एक हेडर फाइल की। अगेन आपने जाना विजुअल C++ में ही है। जब आप विजुअल C++ में जाएंगे तो आपने C++ फाइल को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और नीचे से इसका जो भी नाम आप रखना चाहते हैं विद .cpp एक्सटेंशन वो आप रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ हेलो, ठीक हो गया। तो .cpp एक्सटेंशन को आप कोशिश करके रिमूव ना कीजिएगा, यहाँ अगर आपसे फर्स्ट टाइम में गलती से भी जो है वो ये एक्सटेंशन रिमूव हो गई है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट .cpp इन स्मॉल। लोकेशन को चेंज मत कीजिएगा, उसका बेनिफिट ये है कि विजुअल स्टूडियो जो है वो जहाँ फाइल पड़ी हो उसी फोल्डर के अंदर से डाटा एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आप इसकी लोकेशन चेंज कर देंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होता। चलो जी, मैंने फाइल को जो वो ऐड कर लिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ अपने प्रोग्राम के लिए।
अच्छा जी, लेट से कि मैंने कुछ सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना अपने प्रोग्राम को वो दे दिए। ये इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करती हैं, क्यों लिखना ज़रूरी है, क्या है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे। हम सिंपल इस चीज़ पे जा रहे हैं कि अगर मैंने कुछ सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अपने सिस्टम को दे दी हैं, तो अब मैं चला कर देखना चाहता हूँ कि जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं क्या वो ठीक भी हैं कि नहीं। तो व्हाट शुड आई डू, आई सिंपली क्लिक ऑन द प्ले बटन एंड यू विल फाइंड आउट के प्रोग्राम ने कुछ उसके नीचे कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की। जब उसने वो इंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर ली तो उसने कहा कि जनाब मैंने जो आपको ह्यूमन रीडेबल हेलो वर्ल्ड है वो आपके कंसोल के ऊपर या आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट करवा दिए। किसी को कोई इशू यहाँ तक? जी सर ये सोर्स फाइल कैसे ऐड करनी है वो दोबारा बता दें, वो ठीक हो है। नहीं रही मेरे और से। ठीक है, सोर्स फाइल ऐड करने के लिए आपने इस सोर्स फाइल के फोल्डर के ऊपर राइट सर ये क्लिक शो करना ही है। नहीं हो रही ना, सर ये शो नहीं हो रही। ये आपको राइट पैनल नहीं शो हो रहा? सर पैनल शो हो रहा, बस फर्स्ट प्रोग्राम शो हो रहा, उसके नीचे 3-4 चीजें ये नहीं शो हो रही। अच्छा, फिर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो फिर और तरीके से बनाया होगा। तो लेट्स अगेन हम एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, ताकि अगर आप लोग अगर साथ साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप करके देख लें। सबसे पहले आपने फाइल में जाना है, देन न्यू, और न्यू में जाके आपने क्लिक कर देना है प्रोजेक्ट को। जब आप प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का यही आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो व्हाट यू हैव टू डू, इंस्टॉल्ड में जाके टेम्पलेट्स में जाके विजुअल C++ को जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप विंडो कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लें और नीचे से इसका नाम जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूँ टेस्ट। तो अब आप देखें जो मेरी लोकेशन सेट हुई हुई थी डेस्कटॉप वाली वो अभी भी वही है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यस मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा। ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास ये चेक बॉक्स टिक में हो, क्रिएट डायरेक्टरीज फॉर सॉल्यूशन। ये चेक बॉक्स आपका टिक होना चाहिए, इसीलिए वो डिफरेंट डायरेक्टरीज जो है इसमें ऐड करेगा। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे, देन नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट को लाजमी सिलेक्ट करना है, प्री कंपाइल हेडर फाइल्स पे नहीं जाना। एम्प्टी प्रोजेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करके फिनिश करेंगे ये, तो आपको ये डायरेक्टरीज का जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। देन जब आपको डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर नज़र आ जाए तो ऐड मैंने सोर्स बिल्कुल फाइल सेव पे किया पर ये नहीं शो हो रहा। आपका सर मैं नाम आपको पिक लेके सेंड करता हूँ मैसेज में। सर मशहूद। ठीक है, लेट से मशहूद हम आपको प्रमोट करते हैं। ज़रा स्क्रीन शेयर करें हमारे साथ ताकि नज़र आ जाए एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं। मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, अब आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन। सर कैसे करनी है? बेटा ऊपर कॉल के बटन के साथ ना अप एरो का साइन बना रहा होगा, उस पर क्लिक करके शेयर स्क्रीन कर दें। हो गई जी हाँ जी। अब आप देखें कि आपके टेस्ट के ना लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा आइकॉन बनना आ रहा है, उसको क्लिक करें। जी सर। सर किया कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा नहीं, चलें फाइल में जाएं, ऊपर लेफ्ट ये साइड वाली सर। फाइल, नहीं लेफ्ट साइड पे जो ऊपर ऑप्शन है ना जहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वहाँ पे जाएं। यस सर। न्यू प्रोजेक्ट में जाएं। प्रोजेक्ट में हाँ जी क्लिक करें, विंडो कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है इसको रीनेम कर लें। नेम इसका चेंज कर लेना, चलें कोई बात नहीं। नेक्स्ट करें, एम्प्टी प्रोजेक्ट और फिनिश करें। ठीक है, अब इस पे क्लिक करें ज़रा, उसी हैमबर्गर आइकॉन पे छोटा सा जो आ रहा है। ठीक है सर नहीं हो रहा कुछ। कोई बात नहीं, एक मिनट। अब इस पे राइट क्लिक कीजिएगा कंसोल एप्लीकेशन पे, प्रोजेक्ट ओनली ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा इसकी, आप
आपको वो क्रिएट क्यों नहीं करके दे रहा इसकी? चलो ठीक हो गया। चलिए हम इसको जो है ना वो अभी मीटिंग के फ़ौरन बाद देख लेते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है कि ये एक्चुअली आपको क्लास व्यू पूरा क्यों नहीं। अच्छा आप देख रहे हैं इसका क्लास व्यू देख रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन। हमने इसका एक्सप्लोरर सोल्यूशन देखना होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ अभी कि एक्चुअली आपका क्यों नहीं आ रहा। आपका जो इस टाइम ओके व्यू सर। नज़र आ रहा है ना, आपका जो ये विंडो नज़र आ रही है वो एक्चुअली एक दूसरी विंडो नज़र आ रही जी है। आपको विंडो नज़र आ रही है क्लास व्यू की। जो हमें विंडो नज़र आनी चाहिए ना वो एक्सप्लोरर व्यू की नज़र आनी चाहिए। तो अभी हम आपको सेटिंग्स इसकी करवा देंगे जिसमें आपको क्लास व्यू की बजाय एक्सप्लोरर विंडो नज़र आ रही होगी। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक्स। ओके जी। अभी लेट से कि मैंने सोर्स फाइल ऐड की तो आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे जो व्यू शो होना चाहिए डैट इज़ सोल्यूशन एक्सप्लोरर आना चाहिए। जो अभी ये हम इनको फैसिलिटेट कर रहे थे तो वहाँ पे जो ऑप्शन आ रही थी डैट इज़ योर क्लास व्यू। तो दिस इज़ द ऑप्शन ऑफ क्लास व्यू। अगर मैं क्लास व्यू करूँगा तो मुझे सिर्फ टेस्ट नज़र आएगा। अगर मैं टीम एक्सप्लोरर करूँगा तो अगर मैंने कोई टीम अपनी ऐड की होगी तो वो शो होगी। हमने जो चीज़ एक्सप्लोर करनी है डैट इज़ सोल्यूशन एक्सप्लोरर। तो अगर आप देख लें उशनूद के, अगर आपके पास यहाँ पे तीनों ये ऑप्शंस आ रही हैं तो यहाँ से आप एक्सप्लोरर सोल्यूशन को सिलेक्ट कर लें तो आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी। अगर आपकी यहाँ नहीं आ रही तो अभी हम आपके मॉडल में देख लेंगे इंटरनेट से कि किस तरह से सोल्यूशन एक्सप्लोरर जो है वो ओपन किया जा सकता है। अब अगेन इस पे राइट क्लिक ऐड न्यू आइटम करके जो है वो आप इसमें C++ की जो फाइल है वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप फाइल ऐड करेंगे तो नाउ आपके पास एक ऐसी फाइल आ जाएगी जिसमें आप सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखकर देख सकते हैं कि आपके पास वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो फिर एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि नहीं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो इस वीक के लिए आप लोगों ने वैसे याद कर लेनी है। अभी उनको जानने की हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको क्यों लिख रहे हैं, ठीक है जी। सिंपल एक केस के जिस तरह हम कहते हैं ना कि अभी के लिए चीज़ मान लें कि ये चीज़ ऐसे ही है, बट जैसे ही हम एक लैब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली जानना शुरू कर देंगे कि जनाब कि ये चीज़ें हम क्यों लिखते हैं और ये स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। सर ये ना डेव में भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है, ये जो आप कोडिंग कर रहे हैं? जी बेटा डेव मैं बता रहा हूँ कि जब तक हम अरेस पे नहीं ना जाएंगे तब तक जी आप सर। डेव को यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। डेव का लिखा हुआ कोड विजुअल स्टूडियो पे चल जाएगा जब तक अरेस पे नहीं जाते। बट जब हम अरेस पे शिफ्ट हो जाएंगे तो तब आप क्या दोबारा ये कंपाइलर इंस्टॉल करके इस पे शिफ्ट करोगे तो शायद मुश्किल हो थोड़ी सी एक कंपाइलर से दूसरे कंपाइलर पे शिफ्ट करना। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि जब पहले 1-2 दिन हमें मिल रहे हैं चीज़ें सीखने के लिए तो वाई नॉट हम शुरू से ही वो चीज़ सीख लें जो सही है। अगेन आप कहते हैं कि कोई बात नहीं सर मैं डेव पे कोड करके सबमिट कराता हूँ और आपके पास विजुअल स्टूडियो पे चल जाएगा तो गुड फाइन, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। बट हम आपकी जितनी भी लैब्स जितने भी प्रोग्राम्स आप करेंगे, असाइनमेंट्स क्विज़ेस कोडिंग की, वो ना विजुअल स्टूडियो पे चलनी चाहिए। अगर तो वो विजुअल स्टूडियो पे चल रही हैं और आप किसी XYZ कंपाइलर पे करके मुझे भेज रहे हैं, मुझे ना तब भी कोई इतराज़ नहीं होता। बट येस जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो यू हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड एज वेल। तो हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि आप उन स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन देख के गए हों जब आप कोर्स पढ़ें। तो इसीलिए वी वुड हाईली रिकमेंड, मैं सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ, इन्फोर्स नहीं कर रहा। आई वुड हाईली ठीक रिकमेंड है कि सर। आप विजुअल स्टूडियो करें। लेकिन लेट से आप जी कहते हैं कि नहीं मैं डेव या कोड ब्लॉक्स करूँगा, आप ज़रूर करें। अगर आपका वो लिखा हुआ कोड कंप्लीटली चलेगा विजुअल स्टूडियो के ऊपर तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, उसमें डिडक्शन नहीं होगी। बट येस अगर वो स्टैंडर्ड की वायलेशंस की वजह से जो कि ऑथर्स हमारे कहते हैं उनकी वजह से विजुअल स्टूडियो पे नहीं चल पाया और डेव पे खाली चल रहा है या खाली विजुअल कोड ब्लॉक्स पे चल रहा है तो फिर जाहिर बात है कि यू हैव टू लूज सम मार्क्स, क्योंकि तब आपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वायलेट ठीक है किए। सर, शुक्रिया। तो जो अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ना इतना,
ये आप लोग अपने पास कहीं कॉपी पेंसिल पे नोट कर लें कि हर प्रोग्राम करने से पहले आपने अभी के लिए ये स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक हो गया। और ये स्ट्रक्चर करता क्या है, क्यों सी प्लस प्लस में ये स्ट्रक्चर ज़रूरी है। मैंने ये जितनी भी कीवर्ड्स लिखे हैं जो ब्लू में हाईलाइट हो गए हुए हैं, ये एक्चुअली ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं और इसके बगैर हम क्यों नहीं चल सकते इन सी प्लस प्लस। तो इसको समझेंगे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से, जब हम सबके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड होगा, सब ने एक आधा जो प्रोग्राम है वो बनाकर देख लिया होगा स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके, तो उसे एक्चुअली स्ट्रक्चर पता होगा। जब उसे स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा तो फिर हम बताएंगे उसे कि जनाब आप ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर यूज़ क्यों करते हैं और ये स्ट्रक्चर आपकी किन चीज़ों में हेल्प करता है। तो आप सर ये सब ने प्रोग्राम बनाने के बाद क्या करना है? ये इंस्ट्रक्शन कुछ आपने लिख लेनी है अभी के लिए बस उसमें। यस सर। जी, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस नोट कर ली हुई हैं सब ने, तो फिर हम इसको थोड़ा सा फर्दर आगे मूव करते हैं। किया नहीं है अभी, तो इसके बाद क्या करना है इसके साथ? सर मतलब कि करें ये इंस्ट्रक्शंस दे। अभी हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे बेटा। सर ये जो इसी सिस्टम कलर्स में पॉज है लिखनी इसके है जैसे ये बगैर लिखी हमारा हुई है। प्रोग्राम नहीं रन होता? नहीं नहीं बेटा, इसके बगैर भी चलता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। अभी हम जब सर थोड़ा इन्हीं सर इसी कलर्स में तरह ही जो लिखनी है आपने जिस लाइन तरह 3 लिखी है हुई है। इसमें ब्रेक डाली है सर, लाइन 3 को ब्रेक ये भी हमने इसमें लाजमी करा। किसी के माइक से ना काफ़ी शोर आ रहा है, वो मैं सुन नहीं पा रहा। आप हैंड रेस करते हैं, आपका क्वेश्चन क्या था? पहले आप हैंड रेस कर लें, फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी कुछ पूछ रहे थे आप लोग, अगर आप हैंड रेस कर लें बारी बारी तो मैं सबसे क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर अभी आपने सिर्फ हमें ये न्यू प्रोजेक्ट बनाना बताया ना बस। बेटा न्यू प्रोजेक्ट बना के उसमें CPP फाइल ऐड करके कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखी हैं और मैंने कहा कि आप इनको अपने पास नोट डाउन कर लें अभी के लिए, कि आपने जो प्रोग्राम लिखना है उसको स्टार्ट करने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस उसमें ऐड कर लें। सिंटैक्स वगैरह इंस्ट्रक्शन में होता है कि ये आईओ स्ट्रीम वगैरह वो है? ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस का ही पार्ट है, फ्रॉम लाइन 1 टिल लाइन 8। सर मुझे एक बच्चा सोर्स फाइल से आगे वो डॉट पीपी वाली फाइल नहीं आ रही, शो जा रही। ने जब राइट क्लिक करके ऐड किया फाइल तो आपने CPP फाइल ऐड की है उसमें मैं नहीं तो मैं सोर्स कर के लेता ऊपर। हूँ, न्यू ठीक है आइटम पे करके ना। हाँ जी, न्यू आइटम पे क्लिक करें और CPP फाइल ऐड कर लें। ठीक सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, आप लोगों ने ये एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन नोट सर कर कहाँ ली। पे होता है? वो बाद में एग्जीक्यूट का ये ऊपर ऑप्शन है, प्ले का जो साइन बना आ रहा है। ठीक है सर। सर इन्हीं कलर्स में लिखना है जिस तरह लिखा हो और 3 नहीं नहीं वाली को नहीं स्पेस नहीं, करना है। अच्छा मैं बताता हूँ। कलर्स हर कंपाइलर की ना अपनी, वो हर यूज़र की अपनी प्रेफरेंस होती है, ठीक है। लाजमी नहीं आप स्पेस ये वाली दें। अब देखें मैं स्पेसिस ना ख़त्म करता हूँ तो एक्चुअली होगा क्या। मुझे बताएं, क्या इस प्रोग्राम को पढ़ना आसान था या जो मैंने पहले लिखा हुआ था उसको पढ़ना आसान था? जो पहले वाला अगर सर ये आसान है। अगर जी पहले वाला। अगर रीडेबिलिटी को देखा जाए तो पहले वाला पढ़ना इजी था। तो स्पेसिंग से आपके प्रोग्राम को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय इसके कि उसकी रीडेबिलिटी आसान हो जाती है। तो इसीलिए मैंने स्पेसिस ऐड किए हैं। लेट्स से आप कोड करते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो इस तरह का प्रोग्रामर हूँ जो कि उसी लाइन के आगे ब्रैकेट शुरू करता है और उसी लाइन के एंड पे ब्रैकेट ख़त्म कर लेता है, तो येस यू कैन डू इट, हमारा प्रोग्राम ठीक चलेगा। बस रीडेबिलिटी में थोड़ा सा इशू आएगा, तो उसके लिए हम कहते हैं कि इट इज़ बेटर कि आप जहाँ जहाँ स्पेस ऐड कर सकते हैं कि एक लाइन की, वहाँ स्पेस ऐड लाजमी करें। सॉरी फॉर दिस। ये भी कोई हैंड रेस था और उन्होंने डाउन कर लिया। सर अटेंडेंस लगा देंगे प्लीज काइंडली।
बेटा अटेंडेंस का तो मैंने सादा बताया हुआ है कि आखिरी 5 मिनट में हम दोबारा कॉल करते हैं और जो लेट आए होते हैं उनकी हम लेट मार्क कर लेते हैं। वो तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो आखिरी 5 मिनट हमने इसलिए रखे होते हैं। सर आपने जी जैसे नेट ही नहीं आ रहा था। जी शेख मोहम्मद इब्राहिम, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? इतना लिख जी शेख साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सब भैया वहाँ जी जी, अब पूछिए क्वेश्चन। ये जो आपने भी लिखा है ये विजुअल स्टूडियो पे जो प्रोग्राम लिखा है हमने इसी तरह प्रैक्टिस यही सेम इसी तरह लिखा। जी जी, अभी के लिए ना इतनी लाइनें आपने सेम हर प्रोग्राम में ना ऐसे लिखा करनी है। हम नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि चीज़ें जानने की कोशिश करें कि जो हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं ये एक्चुअली किस तरह से हमारे कंपाइलर को या हमें किस तरह से ये फैसिलिटेट करता है कि आपकी इंग्लिश में लिखी हुई लाइनें जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती हैं कंपाइलर के मशीन के कोड में, और मशीन की लिखी हुई लाइनें जो हैं वो आपको कमांड लाइन के ऊपर या एक टर्मिनल के ऊपर खूबसूरत सी नज़र आ जाती हैं। तो सब लोगों ने इतना स्ट्रक्चर फिक्स लिख लिया अपने पास, चाहे पेपर पेंसिल पे लिख लें, चाहे आप साथ साथ अगर कंपाइलर चला रहे थे कि हम देख सकें कि हमारे पास भी चीज़ें ठीक चलती हैं कि नहीं, तो यू कैन टेस्ट इट के इतना स्ट्रक्चर हमने सेम रखना है। अब लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं ना कुछ कंसोल के ऊपर देखना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी एक इंस्ट्रक्शन अपने प्रोग्राम को देता हूँ, माई नेम इज़ मोहम्मद वकार मुगल। ठीक हो गया जनाब, ये मैं एक आउटपुट कराता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और फिर मैं कहता हूँ कि जब मेरा प्रोग्राम चले तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नाम आ गया, लेट्स से आई एम एट यूसीपी। या लेट्स से कि मैं अपनी जो एक प्रोग्राम एक मैं ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ जो थोड़ी सी मेरी बायो जो है वो दिखा सके यूज़र को कि मेरी बायो क्या है। तो अब लेट्स से कि मैंने अपने प्रोग्राम को जो है ना वो कुछ इंस्ट्रक्शन दी। अगर मैं इसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखूं तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट लिखा, उसके बाद एक आउटपुट ब्लॉक लगा दिया। आउटपुट ब्लॉक में क्या लिखा आ गया, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार मुगल। उसके फ़ौरन बाद जो अगला फ़्लो बना वो भी आउटपुट का फ़्लो था कि आई एम लेक्चरर एट यूसीपी, और उसके बाद नेक्स्ट फ़्लो क्या आ गया, आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने उस फ़्लो चार्ट को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद चला के देखता हूँ, तो आप देखें कि ये कंसोल के ऊपर या एक आउटपुट स्क्रीन के ऊपर बड़े अच्छे से लिखा आ गया, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार मुगल। बट क्या इसकी रीडेबिलिटी है इजीली? सर ये अगर आप देखें तो हॉरिजेंटली सारा कुछ प्रिंट हो गया ऐसे ही है। यस मैं तो सर यहाँ जबकि मैं यहाँ चाह रहा था कि ये तो एक एक लाइन के बाद चीज़ें प्रिंट हों, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें लाइन ब्रेक चाहिए होता है। आप लोग अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, आप में से सारे बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम बाज़ औक़ात नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट से आपने लिखा कुछ, आपने एक्स वाई जी टेक्स्ट जो है वो सिस्टम में इनपुट कर दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक एंटर प्रेस करते हैं नई लाइन से स्टार्ट करने के लिए, ऐसे ही है। तो जब भी आप कहीं पे भी कुछ भी लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो वर्ड आपको जो है हमेशा कहाँ ले जाता है, नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। तो सेम इसी तरह सी प्लस प्लस भी हमारी हेल्प करती है। वो कहती है कि अगर आप एंटर लिख दें किसी भी तरह, मुझे बता दें कि यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, तो मैं आपको नेक्स्ट लाइन में जो है वो ले जाऊँगा। वो कौन कौन से सिंटैक्सेस फॉलो होते हैं, वो क्यों लिखे जाते हैं, वो अभी हम जो है ना वो बाद में अभी सिर्फ ये है कि आपके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का, ना कि आप ये समझें
कि लो जी सब कुछ तो आज ही हमने पढ़ लिया और ख़त्म हो जानी है कहानी, ऐसा नहीं है। आज सिर्फ हम चीज़ें कंपाइलर के अंदर मैनिपुलेट करके देख रहे हैं कि अगर हम ये एक्स फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी चाहें तो हमारा कंपाइलर जो है वो हमें किस तरह से फैसिलिटेट कर सकता है। तो लेट्स से जी बच्चे जी मोहम्मद वकार मोहम्मद, ये सब कुछ सी आउट लिखना जरूरी होता है? जी जी, सी आउट स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होती है, उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आपको जो मैंने चीज़ें बताई थी डेट इज सिंपल के लेट से आप इसे भूल जाएं। जो सर भी आप चीज़ ये आप कंपाइल कहाँ से कर रहे हैं? अभी मैंने आपको सिर्फ ये कहा था कि जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए अगले तमाम लेक्चर्स के अंदर कि आपने कितना सिंटेक्स जो है वो सिस्टम को याद होना चाहिए, तो वो सिर्फ ये चीज़ें थी कि ऊपर वाली ये 2 लाइनें, देन इंट मेन और उसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट, सिस्टम पॉज रिटर्न 0 और एक एंडिंग ब्रैकेट। सिर्फ ये एक ऐसा सिंटेक्स है जो हमारा हर प्रोग्राम में यूज़ होगा। जी बच्चे। सर ये कंपाइल कहाँ से कर रहे हैं? बेटा ये ऊपर प्ले का बटन बना हुआ है जिसको मैं प्रेस करता हूँ तो हमारा कंपाइल हो जाता है। इसमें आपके पास ऑप्शन आनी चाहिए, लोकल विंडोज़ डिबगर की ऑप्शन होनी चाहिए। इधर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, अगर आपने काफ़ी सर्विसेज साथ इंस्टॉल कर ली तो ये तकरीबन 16-17 ऑप्शंस होती हैं टोटल। उसमें से आपने जो सिलेक्ट करनी है डेट इज़ लोकल विंडोज़ डिबगर। ठीक है सर। जब आप इसको प्ले करेंगे तो आप देखें कोड प्रिंट होके कुछ आ जाएगा। तो लेट्स, अब मैं अपनी बायो प्रिंट करता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो अब आप देखें कि कितनी खूबसूरती है। रीडेबल के पहली लाइन में लिखा है माय नेम इज़ मोहम्मद वकार मुगल। देन उसको मैंने एक खास इंस्ट्रक्शन दी थी नई लाइन में जाने के लिए, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। देन फिर उसने जो प्रिंटिंग की इंस्ट्रक्शन थी वो एग्जीक्यूट की। देन उसको मैंने एक ख़ास तरीके से फिर बताया कि आपने जनाब नई लाइन में चले जाना है। जब आप नई लाइन में चले गए देन गुड। फिर मैंने उसको एक ख़ास इंस्ट्रक्शन दी कि मैंने उसे बताया कि जनाब अब आप एक लाइन मज़ीद नीचे चले जाएं। जब आप उस लाइन में चले गए तो उसमें अब प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया था, सिस्टम पॉज एग्जीक्यूट हो गया था, तो आपका प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इस तरह से जो है वो हम डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ या डिफरेंट किस्म के सिंटेक्स यूज़ करके हम डिफरेंट चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। आप देखें एक जगह मैंने लिखा कि एंड एल से मुराद है एंड लाइन, लाइन का एंड अकर कर गया यहाँ पे मैंने फिर वही इंस्ट्रक्शन दी एंड लाइन, बट यहाँ पे मैंने किसी ने हमें कहा था जी \n डाल दें, तो एक्चुअली वो सिंटेक्स भी हमने ऐड करके देखा तो वहाँ पे भी हमारी जो लाइन है वो ख़त्म हुई है। तो ये इंस्ट्रक्शंस किस तरह एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर, क्या क्या इनमें डिफरेंशिएट है कि कब हमें एंडल लगाना चाहिए, \n। एक्चुअली जो \n है दैट इज़ द सिंटेक्स इन सी। तो C++ जो है वो सी का ही सुपर सेट है, तो इसलिए वो इस इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करती है। बट हम मेजरली जो इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे होंगे दैट इज़ एंड लाइन। हम एंड लाइन का जो वर्ड है वो यूज़ करेंगे एंड एल लिखने के बाद। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जी जी क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं, इसको अभी लिखने की शायद ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अभी तो हम सिर्फ अपना एक छोटा सा इंट्रो करके देख रहे हैं कि आया हम जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं क्या हम वो सिस्टम के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं कि नहीं। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अब से ऑनवर्ड के किस तरह से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं C++ का, किस तरह उसमें एक सोर्स फाइल ऐड करते हैं उस पर काम करने के लिए, और जो स्ट्रक्चर में मैंने चीज़ें बताई थी कि हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम नेम स्पेस इंट मेन सिस्टम पॉज रिटर्न 0 ब्रैकेट बंद, ये हर एक बच्चे को आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप अगली लैब स्टार्ट करें एंड चूंकि वो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है और मैं रिकॉर्डिंग देख रहा होता हूँ तो आप बच्चे अपने लैब इंस्ट्रक्टर्स को कह रहे हो कि सर हमें तो प्रोजेक्ट ही नहीं बनाना आ रहा। अगेन
हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर तो मैं विजुअल स्टूडियो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैं ऐसे क्लिक किया विजुअल स्टूडियो के ऊपर, तो ये इंटरफेस मेरे पास आ जाता है, हर विजुअल स्टूडियो में आता है, ठीक हो गया। अब आप देखें तो यहाँ पे मैंने रीसेंट जितने प्रोग्राम किए हैं वो आ रहे हैं, या मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन है, पहले से बने हुए प्रोजेक्ट को ओपन करने की ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अगेन लेट से कि ये मेरे पास तो सब कुछ ओपन है, लेट से आपके पास ये स्क्रीन सिर्फ आ जाती है कि जिसमें कुछ नहीं पता चल रहा कि हमने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो हमने जो सिलेक्ट करनी है डेट इज़ विजुअल C++। तो एक आपके पास सर्च ऑप्शन भी होती है, तो लेट से मैंने विजुअल को सर्च करना चाहा यहाँ पे, तो आई डिडंट ऐड ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन। तो हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल्ड के ऊपर जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सैम्पल्स और टेम्पलेट्स होते हैं, तो हम हमेशा टेम्पलेट्स के अंदर जाकर ढूंढेंगे अपने विजुअल C++ को। हमने विजुअल C++ पे क्लिक किया तो आप देखिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आ गई हुई हैं। तो उनमें से जो हमने सेलेक्ट करनी है डेट इज़ विंडो 32 कंसोल एप्लीकेशन। अक्सर बच्चे क्या गलती करेंगे, विंडो 32 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट हमने बिल्कुल नहीं करना, हमने करना है विंडो 32 कंसोल एप्लीकेशन। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट, बेटा ये जो विंडो 32 प्रोजेक्ट है ना, ये स्टैटिक और डायनामिक लाइब्रेरीज लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। वो आप लोग इस पूरे कोर्स में तो नहीं पढ़ते, तो इस वजह से हम सादी कंसोल एप्लीकेशन पे काम करते हैं, ठीक है। या आप लोग एक और काम कर सकते हैं, आप लोग एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ ये दो ऑप्शन आप लोग यूज़ सर कर सकते हैं। दोबारा बताते हैं कौन सी विंडो सेलेक्ट करनी है, इंटरनेट नहीं था आ रहा। विंडो 32 कंसोल एप्लीकेशन आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे इसका नेम देना है। अब जो नेम है ये रीजनेबल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल लैब 11 टास्क 1, ठीक है। तो इससे पता लग गया कि एक बच्चा लैब 11 का टास्क 1 करना चाहता है। या लेट से मैं कहता हूँ असाइनमेंट 1 टास्क 2, तो या टास्क 1। इस तरह से जो है आप कोशिश करके रीज़नेबल नाम रखें ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो कि हम क्या नाम है। जैसे अगर आप लेफ़्ट स्क्रीन पे मेरे प्रोजेक्ट्स के नाम देखें तो एक इतने ज़्यादा ओ को छोड़कर बाकी हर प्रोजेक्ट का नेम बता रहा है कि एक्चुअली मैं क्या प्रोग्राम इसमें करना चाह रहा हूँ। तो लेट से हम करना चाह रहे हैं बायो प्रिंटिंग। ये प्रोग्राम हम लिखना चाह रहे हैं कि ये हमारी बायो जो है वो प्रिंट कर देगा। तो लेट से अगेन क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सॉल्यूशन की ऑप्शन टिक होनी चाहिए। ये अगर आप एक दफ़ा टिक कर देते हैं तो ये मुस्तकिल आपके प्रोग्राम में टिक ही रहती है, तो मेक श्योर ये लाजमी टिक हो। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करें, देन आपके पास एक ही स्क्रीन आ जाएगी जो आपको बताएगी कि जनाब अगर आप ये कर रहे हैं तो काइंडली ये कर दें। तो आप इसको नेक्स्ट कीजिएगा, फिनिश ना कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और देन फिनिश पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो दिस इज़ द वन वे टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, नीचे से आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चले जाएंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। देन आप सोर्स फाइल के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, ऐड, चाहे न्यू आइटम ऐड कर लें कि नई फाइल बना लें, चाहे पहले से बनी फाइल ऐड कर सकते हैं। तो हम न्यू फाइल अभी ऐड करना सीखा है, तो लेट से इसका नाम होगा bio.cpp। ये मैं ऐड करूँगा तो अब मेरे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखने के लिए आ गई हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मैंने कहा है कि अभी के लिए हम याद कर लेते हैं कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमने हर प्रोग्राम में लिख देनी है। सर ये जो लाइन के नाम लिखे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 ये खुद ही आएंगे लिखे हुए? कौन से नाम? जब अच्छा आप मैंने तो इसमें इंटेलिजेंस ऑन की हुई है कि हम जब टाइप करें तो बाकी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली
पूरा नाम हमें दिखा दे ताकि हमारा टाइम बच जाए। अगर तो आप लोगों के सिस्टम में इंटेलिजेंस ऑन हुई होगी तो वो आपको भी नाम दिखाएगा, और अगर आपके सिस्टम में इंटेलिजेंस ऑन नहीं सर होगी ये तो आपका कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल है? ईयर मेरा कौन सा है? 2013 है मेरे पास अभी। सर ये इंटेलिजेंस कहाँ से होगी? और बेटा ये इसके लिए आपको ना गूगल करके देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी सेटिंग में ऑन करूं कि वो इंटेलिजेंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली, जो विजुअल्स 2013 से ऑनवर्ड है उनमें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है। कैसे इनेबल होती है कि आप कुछ भी नाम लिखें, कंट्रोल स्पेस दबा दें, तो वो उस तरह की जितनी ऑप्शंस होंगी वो आपको शो करवाना शुरू कर देगा। आप लेट से आपको याद है NAM इतना याद है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको दिखा देगा। जी सैयद गुलाम अली शाह साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, पहले था जी पूछ लें आप। सर, वो ये आपने क्लियर पहले हो ही गया? बता दिया था। ठीक हो क्लियर हो गया, गया सर। ठीक हो गया जी। शेख मोहम्मद इब्राहिम। नहीं है सर, पहले था। चलें अब आप हैंड डाउन कर लें। जी अब्दुल्ला बिन सज्जाद। सर मैंने पूछना था कि अगली लाइन नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम लोग एंडल यूज करते हैं, तो स्पेस देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक तो अगर आपने वन सिंगल स्पेस देनी है वो तो स्पेस से हो जाएगी। जब मल्टीपल या एक से ज़्यादा स्पेसिस देना चाहते हैं जिसे हम टैब कहते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह टैब हमारी हेल्प करते हैं C++ में एक पूरा टैब इंसर्ट करने के लिए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसमें लिटरल्स वगैरह की तरफ जाएंगे तो वो सारी चीज़ें हम ज़रूर इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, बट एकदम सारी चीज़ें बता देने से शायद उसको हज़म करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो हमने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन IDE एंड टेक्स्ट एडिटर, हमें कंपाइलर की ज़रूरत क्यों पड़ी इंटरप्रेटर के लिए, ताकि हम बता सकें कि जनाब वो जो है जिस तरह हम रियल लाइफ एग्जांपल में एक ट्रांसलेटर ऐड करते हैं, इसी तरह हमें यहाँ पे भी एक ट्रांसलेटर को था वो ऐड करना था। फिर हमने पढ़ा कि हमें क्यों विजुअल स्टूडियो को हम एक्चुअली रिकमेंड करते हैं, अगेन इनफोर्स नहीं करते। वो स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी भी होती है कि वो कहता है यार ठीक है, जब कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स आएंगे जो वायलेट होंगे तब मैं विजुअल स्टूडियो पे चला जाऊंगा, अदरवाइज़ वो जो उसको कंपाइलर ईज लग रहा होता है वो उसमें काम कर लेता है। सेकंड चीज़ फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से आप विजुअल स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, देन किस तरह से आप सोर्स फाइल ऐड करेंगे, और उसमें कुछ खास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमने कहा कि वो आप अभी के लिए समझ लें कि आपको याद हो जानी चाहिए। उनका मकसद क्या है, वो क्यों ऐड करते हैं, वो जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे फ़्लो में जाएंगे तो वो हम देख लेंगे। जी जनाब ज़रा जल्दी से अटेंडेंस कर लें जो बच्चे रह गए थे। अच्छा जी, बिलाल मंजूर आए? नहीं। सुहेल मोहम्मद नसीर प्रेजेंट। आगे। देन अयान शहरियार, देन अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। देन मोहम्मद मूसा, यस सर। देन हसाम अली, प्रेजेंट। सर आपका भी तो नेट इशू कर सकता है ना, इसी तरह हमारा भी कर रहा था, साथ ही लेट फोन आ गया था। मैं सर मोहम्मद हम कासिम शुरू में थे क्लास में। सर हम बीच क्लास में मोहम्मद प्रेजेंट थे ड्यू टू इंटरनेट इशू, प्रेजेंट हूँ सर। ड्यू टू अरे इंटरनेट सर इशू सर हमारा आया है। आप तो सर बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं अटेंडेंस में। कोई सर सर आप कोई सर डाउनलोड करके इतना देख स्ट्रिक्ट नहीं लें अटेंडेंस में। अटेंडेंस। सर आप आप डाउनलोड सर करके देख लें अटेंडेंस अटेंडेंस, डाउनलोड हम करके शुरू देख से लें, थे देख क्लास में। हमारी शुरू से ही क्लास में हैं हम। चले मैं देख लेता हूँ। देन उसामा अतीक, सर काइंडली लेट ना मार्क कीजिए जी हमारी। जी मैं देख लेता हूँ, जो शुरू से होंगे उनकी मैं मार्क कर देता हूँ। उस्मान हारून,
उस्मान हारून प्रेजेंट जी मैं भी शुरू से था, मेरा भी नेटवर्क इशू जी था। जी मैं देखने लगा जी सर, मैं देखने लगा सर। सर इंटरनेट बड़ा इशू कर रहा है, आप प्लीज बताते हैं कौन कौन है एब्सेंट है। जी मैं एब्सेंटीज के नाम मैं आपके लिए बोल देता हूँ। आज की क्लास में अयान शहरियार ने नहीं ली, एंड देन बिलाल मंजूर। मेरे पास सिर्फ 2 एब्सेंटीज आ रहे हैं। सर काइंडली आज वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दें। जी जी मैं सारे लेक्चर्स के साथ साथ अपलोड करता जा रहा हूँ। जैसे जैसे वो टीम्स पे लिंक आता जाता है, मैं साथ साथ उसे यूट्यूब पे पेस्ट कर रहा हूँ। यस सर। चलिए